तो अंग्रेज विद्वान थे और 1919 में इन्होंने जो टाइडल हाइपोथेसिस है या टाइडल जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया है। ये भी दो तारों के संयोग से जो ब्रह्मांड है उसकी जो उत्पत्ति है उसकी समस्या को सुलझाता है। अब इसी परिकल्पना के अंदर 1929 में तो इस परिकल्पना के अंदर जो 1929 में जेपरिस महोदय हैं, इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है। जो जेम्स जीन्स ने जो टाइडल हाइपोथेसिस दी थी 1919 में, तो 10 साल के बाद इन्होंने इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किया था। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय अगर परिकल्पनाओं में मानी जाएगी तो वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, जिसके अंदर 1929 के अंदर जेपरिस ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किया था। और उसके बाद ये परिकल्पना और भी ज़्यादा है, वो वास्तविकता के निकट पहुंची है। अब देखिए, जो ज्वारीय परिकल्पना है वो आधुनिक जो विचारधारा है या सिद्धांत है उसमें से एक मानी जाती है, यानी तो ये जो जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखिए, इस परिकल्पना के को भी अगर देखा जाएगा तो जो जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसमें उन्होंने कुछ कुल मिलाकर 7 ऐसी कल्पनाएं की है। यानी जैसे सैम्बर्लिन में अगर देखा जाएगा तो उन्होंने कहा था कि सूर्य था, सूर्य ठोस कणों से निर्मित था, उसके साथ उसका एक विशाल साथी तारा था जो घूमते हुए उसके पास आया था। इस प्रकार की जो कल्पनाएं की थी, प्रेडिक्शन की थी उन्होंने, उसी तरह से अगर देखा जाएगा तो जो जेम्स जीन्स है, जो ग्रहणों परिकल्पना है, उनको समझाने के लिए भी 7 प्रकार की जो कल्पना है उनको सामने रखा है। यानी उस कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको सुलझाने का काम किया। तो जो 7 कल्पना है इन्होंने जो की है उसमें जो पहली कल्पना है ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो सूर्य तथा अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। पहला है पहली बात यह है, जो पहली कल्पना कह सकते हैं, उसकी मान्यता अपन कह सकते हैं, जो जेम्स इसने मानी है कि जो ब्रह्मांड बना है वो सूर्य तथा अन्य तारे के सहयोग से बना है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो सूर्य था वो ठोस, सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था। यानी जो उन्होंने सैम्बर्लिन ने ये माना था कि जो सूर्य था वो ठोस कणों से निर्मित था, उसी तरह से जेम्स जीन्स ने माना है कि जो सूर्य था वो गैस का बहुत बड़ा गोला था। तो दूसरी जो कल्पना आती है वो जो सूर्य था वो गैस का बहुत बड़ा गोला, वर्तमान में भी देखते हैं कि सूर्य वो एक गैस का ही बहुत बड़ा गोला जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। उसके तीसरी जो इन्होंने जो कल्पना की थी, सूर्य के अलावा एक अन्य विशालकाय तारा था
जैसे अपन देखते हैं कि जिस हैम्बर्लिन व मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना था उसमें सूर्य के अलावा जो अन्य साथी तारा था, तो उसी तरह से इसके अंदर भी क्या था, सूर्य के अलावा एक अन्य विशालकाय तारा था। ये इनकी तीसरी जो कल्पना थी वो थी जो जेम्स लिंच ने की थी। चौथी कल्पना के अनुसार अगर देखा जाएगा तो सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपने जगह पर ही घूम रहा था, यानी इन्होंने जो सूर्य है वो एक प्रकार का स्थिर माना है, ठीक है ना, मतलब स्टेबल था। तो चौथी जो कल्पना है, सूर्य अपने जगह स्थिर था और अपने जो जगह है उसी जगह पर वो लगातार रोटेट कर रहा था, घूम रहा था। पांचवी जो परिकल्पना है, साथी जो विशाल तारा था वो अपने पथ पर सूर्य के निकट आ रहा था, यानी जो पांचवी जो परिकल्पना है वो ये है कि जो उसका साथी विशाल तारा था वो सूर्य के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा था। तो साथी जो तारा था वो अपने पथ पर आगे बढ़ रहा था, यानी सूर्य के नज़दीक आ रहा था। छठी जो परिकल्पना है वो जो साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से काफ़ी बड़ा था, यानी सूर्य से भी काफ़ी जो बड़ा तारा था, वो शैम्बर्लिन वाली थ्योरी है वहीं पे है कि उन्होंने भी ये माना था कि जो साथी तारा था वो सूर्य से बड़ा था, इसीलिए उनकी जो आकर्षण शक्ति थी उससे जो सूर्य की सतह उससे क्या निकले था, ग्रहणों निकले थे। तो यहाँ पे भी बात वही है कि जो साथी जो तारा था वो आकार तथा आयतन में सूर्य से बड़ा था। सातवीं जो परिकल्पना इन्होंने की है वो है कि साथी तारे की जो ज्वारीय शक्ति जो टाइडल फोर्स था उसकी वजह से जो सूर्य है उसकी बाहरी सतह पर पड़ा था। जैसे इसकी जो ये अपर लेयर थी, ये बाहर वाली, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था उसका जो साथी विशाल तारा था। अब इस तारे की जो टाइडल फोर्स था, ज्वारीय शक्ति है, ये इस तारे के अंदर जो टाइडल फोर्स है उसका जो प्रभाव है वो सूर्य की जो बाहरी सतह थी उसके ऊपर पड़ा था और उससे एक प्रकार का क्या निकला था, जवान निकला था, जिसको इन्होंने आगे फिलामेंट बोला था, वो निकला था। तो इस थ्योरी को समझते उससे पहले ये जो 7 कल्पनाएं इन्होंने मानी है उसको समझना जरूरी है। तो पहली तो क्या होगी, सूर्य और अन्य तारे के सहयोग से क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। दूसरा था कि सूर्य गैस का बहुत बड़ा क्या था, गोला था। तीसरी है सूर्य के अलावा एक अन्य जो विशालकाय जो तारा था। और चौथी इन्होंने बताई है कि सूर्य अपने जगह पर स्थित था, तो और अपनी जगह पर ही क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, स्टेबल भी था और रोटेट भी कर रहा था। पांचवा इन्होंने माना है कि साथी तारा अपने पथ पर क्या आगे की ओर बढ़ रहा था, लगातार सूर्य है उसके नज़दीक जा रहा था। छठी जो कल्पना है मैंने नहीं लिखी है, तो छठी कल्पना ये है कि जो साथी तारा था वो आकार तथा आयतन में सूर्य से क्या था, बड़ा था। और अंतिम था कि जो साथी तारा था उसकी ज्वारीय शक्ति का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था,
सूर्य के ऊपर पड़ा था। अब देखिए, अब इन मान्यता को या कल्पना को करने के बाद ये जो थ्योरी है वो आगे बढ़ती है। अब जो ये जो साथी तारा था वो लगातार अपना जो पथ था वे, या जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, लगातार अपने पथ पर ये जो साथी विशाल तारा था वो सूर्य के पास पहुंच रहा था, यानी लगातार सूर्य के नज़दीक जा रहा था। अब देखिए, लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ जो साथी विशाल तारा था वो सूर्य के नज़दीक पहुंच रहा था। तो जब ये बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया सूर्य से, तो सूर्य की जो बाहरी सतह थी, जो ये लेयर थी, इसके आकर्षण के प्रभाव से यहाँ से एक ज्वार निकला था। क्या निकला था? ज्वार, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। अब ये जो ज्वार निकला था वो एक चिंगारी के आकार में निकला था। अब जिस कारण जो साथी तारा था उसकी आकर्षण शक्ति का द्वारा जो ज्वारीय प्रभाव सूर्य के बाहरी सतह पर लगा था, तो लगने से के परिणाम स्वरूप सूर्य की सतह से जो ज्वार है, जो टाइड है, जैसे अपन कहते हैं कि जो ज्वार भाटा आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा है उसके प्रभाव से जो महासागर है उसके अंदर पानी है वो ऊपर की ओर जाता है। तो वह जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण से महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, उसी की भांति जो विशाल तारा था उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य की जो बाहरी सतह थी वहाँ से क्या निकला था? एक ज्वार निकला था, जिन्होंने आगे जाकर जेम्स ने उसको क्या माना है? एक प्रकार का फिलामेंट था। यानी तो ये जो ज्वारीय क्रिया थी तो सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सके जिस प्रकार वर्तमान में अपन कहते हैं कि जो पृथ्वी के लिए जो चंद्रमा ज्वार भाटे के निर्माण में काम करता है, उसी प्रकार जो सूर्य था उससे ज्वार निकलने में जो साथी तारा है उन्होंने ज्वारीय शक्ति का काम किया था। तो जो विशालकाय जो तारा था वो सूर्य के पास में आता गया, तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो लगातार बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता भी बढ़ती गई थी। और जब साथी तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंच आ गया, यानी इसके बीच का जो उसका पथ था ऑर्बिट वो बिल्कुल क्या हो गया? कम हो गया, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई थी? काफ़ी कम हो गई थी। तब जाकर सूर्य का जो बाहरी सतह से वहाँ से क्या निकला था? ज्वार निकला था। और ये जो ज्वार था वो श्रृंगार के आकार में निकला था एक प्रकार का। और आकार जब सूर्य के बाह्य भाग से निकला तो श्रृंगार के आकार वाले इसी भाग को जो जेम्स ने वो फिलामेंट नाम दिया था। और कहा जाता है कि साथी तारा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ये विशाल फिलामेंट है वो सूर्य से क्या हो गया था? अलग हो गया था। अब ये जो विशाल फिलामेंट है वो सूर्य से क्यों अलग हो गया था? कि इस तारे का जो आयतन तथा आकार था वो इससे काफ़ी ज़्यादा था, तो इसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य के बाहरी भाग से एक जो श्रृंगार निकला था वो उसको इन्होंने जो जेम्स से क्या माना था? वो एक प्रकार का फिलामेंट था। क्या था? उस फिलामेंट से ही अपन देखते हैं कि जो ग्रह बने वो फिलामेंट ही उन ग्रहों के भावी ग्रहों के निर्माण का आधार बने थे, ऐसा जेम्स ने माना है। फिर आगे अपन देखते हैं कि जिन्स के अनुसार साथी तारा सूर्य के मार्ग पर था, अतः ये सूर्य से आगे बढ़ने लग गया था। इस प्रकार साथी तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट है वो न तो तारे के साथ में जा सका, न सूर्य की ओर परिभ्रमण करने लग गया था।
अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहा कि इस तारे की आकर्षण शक्ति से ये मान भी लिया जाए कि यहाँ सूर्य की सतह से क्या निकला था, फिलामेंट निकला था। तो ये जो तारा था उसके बाद अपने पथ से आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो जो निकला हुआ पदार्थ था तो वो सूर्य में वापस क्यों नहीं जा सका, क्योंकि मान लिया कि ये पदार्थ है वो इससे अलग हुआ है, तो ये तारा जब था तो मान लिया कि ये तो अपने पथ पर आगे बढ़ गया, तो इसके साथ तो वो पदार्थ या फिलामेंट है वो वापस नहीं जुड़ सकता था, लेकिन सूर्य के साथ तो वापस जुड़ सकता था ना। अब उसका स्पष्टीकरण क्या कहा दिया जाएगा कि जो ये फिलामेंट निकला था वो इस रूप में निकला था कि वो सूर्य के साथ पुनः परिभ्रमण करने नहीं लग गया था। उसका ये कारण था कि जो सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी उससे ये पदार्थ बाहर हो गया था। अब देखिए, ये जो तारा था वो तो विशाल था, वो अपने पथ पर आगे बढ़ रहा था। अब ये जो पदार्थ था वो इससे अलग हो गया था किसी सूर्य की सतह से। अब वापिस ये इसके साथ क्यों नहीं जा सका, तो उसका कारण था कि ये जो पदार्थ निकला हुआ था, ये फिलामेंट था, वो एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया था। न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसे जगह पे आ गया था कि वो वापस ना तो तारे के साथ तो पहले ही नहीं, क्योंकि वो तारा लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ गया था। तो जो सूर्य का जो एरिया था, रेडियस थी, उसके दायरे से वो बाहर चला गया था, इसलिए वापस वो जो फिलामेंट था वो किसके साथ नहीं जा सका, सूर्य के साथ, और इसलिए वो लगातार क्या हो गया, सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट का यहाँ पे इस प्रकार का जो क्लेरिफिकेशन है वो दिया जाएगा। तो कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई वायवीय या गैसीय भाग सूर्य से अलग नहीं हो सका। दूसरी बात ये भी कहा जाएगा कि उसके बाद वो तारा कहाँ पे दिखा, तो उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और दूसरी बात है कि दोबारा उससे जो सूर्य के पास अगर आया होगा कितने सालों के बाद, ऐसी कल्पना की जाए, तब भी ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि दोबारा ऐसा कोई भी पदार्थ है वो सूर्य से अलग नहीं हुआ, यानी जो गैस के रूप में है वो जो श्रृंगार था वो अलग नहीं हुआ। तो हाँ, तो अभी ये देखा जाएगा कि जो ज्वारीय पदार्थ था वो श्रृंगार के आकार में अधिक लंबा हो गया था, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा तथा चौड़ा तथा दोनों किनारे वाले भाग थे वो अत्यधिक पतले थे। अब ये जो फिलामेंट था वो इस तरह का था, इस आकार में था, यानी बीच में तो ये क्या था, मोटाई लिया हुआ था, और जो किनारा वाला भाग था वो क्या था, श्रृंगार के आकार में था, यानी पतला था, यानी बीच वाला भाग मोटा था और किनारा वाला भाग क्या था, पतले रूप में था। अब ये दोनों किनारे की और पतला क्यों हो गया और बीच में मोटा क्यों, उसका कारण इस तरह से दिया जाएगा। एक तरफ तो लग रहा था सूर्य का फोर्स, दूसरी तरफ लग रहा था साथ ही विशाल तारा से, इसलिए जो दोनों किनारे थे वो तो क्या हो गए, चपटे हो गए, बीच वाला भाग क्या रहा था, मोटा रहा था। अब फिलामेंट से जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है, यानी जो मैंने पहले ही बताया कि ये जो फिलामेंट है वही ग्रह का निर्माण का आधार बना है, यानी जो सूर्य से श्रृंगार के रूप में जो फिलामेंट निकला था वही उसके आकार बना है। अब देखिए, सूर्य के अलगाव के बाद जो फिलामेंट शीतल हो गया, यानी धीरे धीरे वो दोनों की परिधि, क्योंकि जो साथ ही विशाल तारा था वो तो आगे अपने पथ पर बढ़ गया था, और दूसरी बात है कि जो श्रृंगार का आकार का जो फिलामेंट था वो क्या है, जो सूर्य की ग्रेविटी थी उससे बाहर आ गया था, यानी उसकी जो न्यूट्रल पॉइंट पे एक प्रकार का वो आ गया था। तो और धीरे धीरे वो क्या होता गया, ठंडा होता गया, क्योंकि जब ये निकला था तो वो क्या काफ़ी गर्म था, उसके बाद समय गुजरने के साथ साथ वो क्या होता गया, शीतल यानी कोल्ड होता गया, और उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हुआ। अब दूसरी बात है कि ये सीधी सी बात है कि जो चीज़ें समय के साथ साथ क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है, तो निश्चित रूप से अपन कह जाएगी कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो चीज़ में क्या होगा, फैलाव होता है, और जब तापमान कम हो गया तो वो सिकुड़ती जाएगी। तो जो पहले जो ये फिलामेंट निकला था वो काफ़ी विस्तृत रूप में था, और जैसे जैसे ठंडा होता गया तो उसका आकार है वो क्या होता गया, कम होता गया। तो इस संकुचन के कारण जो फिलामेंट है वो कई टुकड़ों में क्या हो गया था, टूट गया था। अब देखिए, ज़्यादा फोर्स लगे, मान लें कि आपके पास एक रबड़ होता है, उसको ज़्यादा खींचोगे, एक सीमा तक खींचोगे तब तो वही रहेगा, और ज़्यादा खींचे जाकर उसके क्या होगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है कि फोर्स जब पास में आ गया तो उसमें जो अपन कहते हैं कि वो ठंडा होता गया, शीतल होता गया, तो उसके बाद में वो क्या हो गया, टूट गया अलग अलग टुकड़ों के अंदर, तथा प्रत्येक जो भाग है वो घनीभूत होकर एक प्लेनेट का रूप लेना शुरू कर दिया है। यानी जो ये भाग था वो लगातार शीतल हो गया था, और शीतल होने से वो क्या होगा, टुकड़ों में टूट गया था, और ये जो टुकड़े थे उन्होंने ही जो फिलामेंट से अलग अलग जो टुकड़े होते हैं वो जो टुकड़े हैं वही ग्रह का रूप धारण किया था उन्होंने। और इसी प्रक्रिया से फिलामेंट से कितने जो है 9 ग्रह हैं उनकी रचना संभव हुई है, और कुछ पदार्थ जो अलग बस भी गया था और उससे
उपग्रहों का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब जो पहले जो फिलामेंट था वो एक प्रकार का ठोस रूप में बदला हुआ था, यानी जो लगातार शीतल हो गए तो ठोस पा गया, उसके बाद उसके टुकड़े हो गए और टुकड़े होने से 9 टुकड़े हुए, तो उससे क्या गया 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और उसके अलावा जो पदार्थ बसा था फिलामेंट का शेष भाग, उससे क्या हो गया उपग्रहों का निर्माण हुआ है, यानी जिसको अपन प्लेनेट बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की अपन कहते हैं जो जेम्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसको अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते। तो इसके बाद अपन ये देखेंगे ये जो परिकल्पना है इनका जो मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि पहले ही अपने बात क्लियर की है कि आधुनिक परिकल्पना में जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक परिकल्पना है उससे उसकी जो तुलना करेंगे जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना से। तो इसका जो मूल्यांकन है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।